क्या आप जानते हैं कि डेव कनस्ट वो पहला शख्स था जिसने पूरी दुनिया को पैदल चलकर क्रॉस किया। लेकिन इस दौरान डेव ने समंदरों को क्रॉस करने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। इस पूरे सरकम नेविगेशन में डेव ने टोटल 27,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बेशक टुकड़ों टुकड़ों में ही सही लेकिन पैदल पार किया। पर आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो डेव नहीं है, बल्कि शायद डेव से भी 2 हाथ आगे है। ये शख्स दुनिया के सबसे लंबे कंटिन्यूअस रास्ते को क्रॉस करने पर तुला है, वो भी सिर्फ पैदल। जी हाँ, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं कार्ल बुशबी की सोच का आगाज होता है। ना 5,000 किलोमीटर, ना 10,000 और ना ही 25,000 किलोमीटर। इन्होंने इस सफर पर हैरत अंगेज तौर पर अभी तक 47,000 किलोमीटर का सफर सिर्फ अपने पैरों पर तय किया है। और हैरानी की बात, आज भी इनका सफर खत्म नहीं हुआ। 25 कंट्रीज, 6 डेजर्ट्स, 7 माउंटेन रेंजेस और 27 ईयर्स का वक्त, पर मकसद सिर्फ एक, पूरी दुनिया का पैदल चक्कर लगाना, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन आखिर कैसे? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एक एक्स पैरा ट्रूपर कार्ल बुशबी, जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे रास्ते को पैदल क्रॉस करने का खतरनाक इरादा किया। 1 नवंबर 1998 को उन्होंने सिर्फ $500 जेब में रखे और चिली की सदर्न टिप पर वाक़े पुंटा अरीनाज शहर से अपना सफर शुरू किया। इस मिशन को कार्ल ने नाम दिया गुलायत एक्सपीडिशन। ये एक ऐसे मिशन का आगाज कर चुके थे जिसमें उनको पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके रशिया जाना था, फिर वहां से एशिया और फिर इंग्लैंड में अपने होम टाउन में आकर अपना सफर खत्म करना था। ये टोटल डिस्टेंस 58,000 किलोमीटर बनता है। कार्ल के अंदाजे के मुताबिक अगर वो दिन में 19 किलोमीटर भी चलेंगे तो वो ये सफर आसानी से 8 सालों में तय कर लेंगे। पर इस सफर में जिन मुश्किलात का वो सामना करने वाले थे, उन्हें मालूम भी नहीं था कि 8 सालों का ये सफर 27 सालों के बाद भी खत्म नहीं हो पाएगा। कार्ल बुशबी ने अपनी इस एक्सपीडिशन के 2 असूल बनाए। पहला ये कि इस सफर में कोई भी सवारी इस्तेमाल नहीं होगी। ट्रेन, गाड़ी, हवाई जहाज या किसी भी मोटराइज्ड व्हीकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्हें हर कदम सिर्फ और सिर्फ पैदल ही चलना होगा। और दूसरा ये कि अगर उनको अपना सफर बीच में रोकना पड़ा तो वापस एग्जैक्टली वहीं से शुरू करना होगा जहां उन्होंने अपना आखिरी कदम रखा था। ये रूल्स सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन कार्ल ने इनकी कीमत सालों की तन्हाई, वीजा की परेशानियों और मौत के खौफ से चुकाई है। कार्ल बुशबी ने अपना पहला कदम साउथ अमेरिका के पत्थरों पर रखा। गर्म मौसम, जंगली रास्ते और जमीन के हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। शुरुआत में चिली से निकलने के बाद उन्होंने ज्यादातर पैसिफिक कोस्ट के साथ साथ और एंडीज पहाड़ों के किनारे पर रहकर आगे बढ़ना शुरू किया। इससे वो दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न जंगल के मुश्किल हिस्से को पार करने से बच गए। पर सेंट्रल अमेरिका का रुख करने से पहले उन्हें जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो था मौसम और टेरेन। सफर की शुरुआत में पैटागोनिया में उन्हें बहुत ही तेज और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। फिर दुनिया की सबसे लंबी एंडीज माउंटेन रेंज में ऊपर नीचे चलना ही अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। चिली के नॉर्थ में उन्हें एटाकामा डेजर्ट जैसे दुनिया के सबसे खुश्क और वीरान इलाकों से गुजरना पड़ा। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल पानी की कमी और दिन के वक्त तेज गर्मी थी। उन्हें जरूरी सामान के साथ साथ पहली बार जरूरत से ज्यादा पानी खींचकर ले जाना पड़ा था। कार्ल बुशबी ने अपने पास एक पुश कार्ट रखी थी, 2 पहियों पर मुश्तमिल एक छोटी सी कार्ट जिसमें वो खाना, कपड़े और जरूरत के कुछ सामान रखकर आसानी से खींच सकते थे। कार्ल का कहना है कि एटाकामा डेजर्ट से गुजरते वक्त मैं सिर्फ तब रुकता था जब मुझे पानी मिलता था। साउथ अमेरिका को क्रॉस करना बेशक एक बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन असली चैलेंज था डेरियन गैप। कोलंबिया और पनामा के बीच एक 320 किलोमीटर का रास्ता जिसे डेरियन गैप कहा जाता है। यहाँ घना जंगल, उसमें मौजूद अजीबो गरीब कीड़े और जहरीले सांपों के साथ साथ गोरिल्ला गैंग्स पाए जाते हैं। कार्ल को इन सब से बचकर यहाँ से निकलना था। पनामा का बॉर्डर क्रॉस करते वक्त वो पनामा पुलिस के हाथों अरेस्ट भी हुए और 18 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया।
लेकिन वजाहत के बाद जब वो रिहा हुए तो रूल के मुताबिक उन्होंने वापस अपना सफर वहीं से शुरू किया जहां से छोड़ा था। सेंट्रल अमेरिका को क्रॉस करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ छोटे छोटे मुल्कों का एक बड़ा सिलसिला है। हर मुल्क में एंट्री और एग्जिट में वीजा के मसलों की वजह से उन्हें बॉर्डर पर काफी वक्त लग जाता। 2002 तक कार्ल सेंट्रल अमेरिका क्रॉस कर चुके थे। फिर वो यूएस में एंटर हुए, जहां कभी लंबे हाईवेज पर ट्रैफिक से बचकर पैदल चलना पड़ता तो कभी सोनोरन डेजर्ट की तेज गर्मी का मुकाबला करना पड़ता। यहाँ का मौसम चिली के एटाकामा डेजर्ट से भी ज्यादा गर्म था। 2005 तक जब वो कनाडा और अलास्का पहुंचे तो मौसम पूरा बदल चुका था। यहाँ उन्हें शिद्दत की ठंड, बर्फबारी और मुश्किल तरीन टेरेन पर चलना पड़ा। अलास्का के वीरान इलाकों में जहाँ सड़कें भी नहीं थीं, उन्होंने अक्सर सप्लाईज ले जाने और रास्ता ढूंढने के लिए डॉग स्लेजिंग ट्रेल्स का इस्तेमाल किया। स्लेड्स की वजह से बर्फ थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, जिस पर चला जा सकता है। पर इस पॉइंट पर भी कार्ल ने कुत्तों की मदद नहीं ली, क्योंकि इससे उनका सबसे इम्पोर्टेंट रूल टूट जाता, यानी मदद किसी की भी नहीं लेनी। अलास्का के बाद कार्ल बुशबी को जो मुश्किलात पेश आईं, वो गुलायत एक्सपीडिशन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साबित हुई। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का से साइबेरिया यानी रशिया में दाखिल होने के लिए उन्हें बेरिंग स्ट्रेट को पार करना था, एक बर्फ से जमा हुआ समंदर जो अमेरिका और रशिया को जोड़ता है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बेरिंग स्ट्रेट की बर्फ एक जगह ठहरती नहीं है। समंदरी लहरों की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मुसलसल हिलते रहते हैं। इन बर्फ के टुकड़ों के बीच में खुला समंदर है। कार्ल ने कई मर्तबा एक टुकड़े से दूसरे पर जाने के लिए ठंडे पानी में स्विमिंग भी की, जहां आर्कटिक की शदीद ठंड और हाइपोथर्मिया का खतरा उनके सर पर मंडलाता रहा। कार्ल ने बेरिंग स्ट्रेट का ये हिस्सा एक फ्रेंच एडवेंचरर डिमिट्री कीफर के साथ पैदल क्रॉस किया। 240 किलोमीटर का ये रास्ता आर्कटिक के खतरनाक तूफान और 14 दिनों तक बिना नींद किए गुजारा, और आखिर में जब वो रशिया पहुंचे तो उन्हें इस सफर की सबसे लंबी रुकावट का सामना करना पड़ा। रशियन अथॉरिटीज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बेशक कार्ल के पास रशिया में एंटर होने का वैलिड वीजा मौजूद था, लेकिन रशियन अथॉरिटीज का कहना था कि बेरिंग स्ट्रेट कोई ऑफिशियल पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं है। इस मसले को लेकर कार्ल को डिपोर्ट करके वापस यूके भेज दिया गया। यहाँ उनका सफर खत्म हो सकता था, लेकिन क्योंकि कार्ल अब एक फेमस फिगर बन चुके थे, इसीलिए ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जॉन प्रेस्कॉट और रशियन बिलियनेयर रोमन अब्रामोविच ने इंटरवीन किया और कार्ल को रशिया में चलने की परमिशन मिल गई। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उनके वीजा सिर्फ 90 दिन के लिए लगते थे, यानी हर 90 दिनों के बाद उन्हें रशिया छोड़कर वापस किसी मुल्क जाना पड़ता। कई बार ये डिले महीनों तक चला। 2008 में तो उनकी फंडिंग भी खत्म हो गई। उस वक्त वो मेक्सिको में रुक गए और 2 सालों तक सिर्फ इंतजार करते रहे। फिर 2011 में फंडिंग मिलने के बाद कार्ल ने फिर से रशिया में एंट्री की। टंड्रा रीजन्स की बर्फीली रिवर्स पर चलते हुए वो साइबेरिया के बीच तक पहुंच चुके थे। यहाँ एक छोटी सी भी गलती कार्ल की जान ले सकती थी, लेकिन वो चलते रहे। हर साल 3 महीने वॉक, बाकी 9 महीने वीजा का इंतजार। 2013 में कार्ल को तब एक बहुत बड़ा शॉक लगा जब उन्हें मालूम पड़ा कि रशिया ने उन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। लेकिन वो आदमी रुकने वाला नहीं था। कार्ल ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए कहीं पर धरना देने के बजाय एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी तक 4800 किलोमीटर पैदल चलकर रशियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया। उनका सिर्फ यही सफर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जब मीडिया ने इस अनोखे प्रोटेस्ट को रिपोर्ट किया तो रशियन अथॉरिटीज ने 2014 में उन पर लगाया हुआ 5 साला बैन वापस ले लिया। अब एक बार फिर उनको रशियन वीजा मिला और वो साइबेरिया में अपने उसी जीपीएस पॉइंट पर पहुंचे जहां उन्होंने सफर छोड़ा था। रशिया से निकलकर कार्ल अब मंगोलिया पहुंच गए। वहां उन्होंने गोबी डेजर्ट क्रॉस किया, जो कि 1130 किलोमीटर पर फैला हुआ है। फिर वो चाइना के रास्ते कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से गुजरे, लेकिन ईरान के वीजा ने उनका रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया। ये पेंडेमिक का दौर था और तुर्कमेनिस्तान में ही कार्ल का सफर लंबे अरसे तक रुक गया। जब ईरान का वीजा फिर भी नहीं लगा तो 2022 में कार्ल ने एक जानलेवा प्लान बनाया।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं ईरान नहीं जा सकता तो कैस्पियन सी से स्विम करके आज़रबाईजान जरूर पहुंच सकता हूं। इस काम के लिए उन्होंने एक छोटी कायक हाथ की, पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने सामान को लादने के लिए। उन्होंने 288 किलोमीटर का कैस्पियन सी 31 दिनों में क्रॉस किया। रोजाना वो 6 घंटे स्विमिंग करते थे, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। फिर रात को उसी कायक पर चढ़कर सो जाते थे। तेज लहरों ने उनका रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन काल नहीं टूटे। उनका कहना था, मुझे स्विमिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी था। आखिर वो आज़रबाईजान पहुंच गए और वहां से फिर वॉक शुरू कर दी। 2025 में काल आज़रबाईजान से टर्की में एंटर हुए। अब वो इतने मशहूर हो चुके थे कि हर गांव में लोगों ने उन्हें अपने घर पर दावत दी। बीबीसी से बात करते हुए काल ने बताया कि टर्की की मेहमान नवाजी वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस्तांबुल में उन्हें बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करके यूरोप में एंटर होना था। बॉस्फोरस ब्रिज पर सिर्फ गाड़ियां अलाउड हैं, पर अथॉरिटीज ने सिर्फ काल को इस पर पैदल चलने की परमिशन दी और यूं वो इस ब्रिज को पैदल क्रॉस करके ऑफिशियली यूरोप में एंटर हो गए। इस मौके पर उनका कहना था कि मैं जब निकला था यूके में टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, अब ब्रिटेन में 5 नए प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। मुझे लगता है जब मैं घर जाऊंगा तो वो मुल्क भी नया होगा। 27 सालों की बेमिसाल मुशक्कत के बाद काल बुशबी के अब आखिरी 3000 किलोमीटर बचे हैं। उनका टारगेट है बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस से होते हुए यूके तक पहुंचना। पर काल के लिए अब एक और बड़ा मसला आने वाला है, और वो है इंग्लिश चैनल, यानी यूके और फ्रांस को जोड़ने वाला चैनल टनल। चैनल टनल पर भी वॉक करना सख्ती से बैन है, क्योंकि वहां से हाई स्पीड ट्रेन्स गुजरती हैं, गर्माइश हद से ज्यादा और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन एक और रास्ता भी है, सर्विस टनल। चैनल टनल में टोटल 3 टनल्स बने हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक इमरजेंसी के लिए रखा गया है, जिसे सर्विस टनल कहते हैं। पर इस टनल को पैदल इस्तेमाल करने के लिए काल को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काल बुशबी गुलायत एक्सपीडिशन का आखिरी कदम 2026 में अपने होम टाउन में रखेंगे, और उस वक्त तक वो 58,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे, जो कि अर्थ का 1.5 टाइम्स सरकमफ्रेंस बनता है। काल के इस एक्सपीडिशन से ये जाहिर होता है कि इंसान अपनी लिमिट्स खुद बनाता है, लेकिन असल में उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि जिंदगी रुक सी गई है, तो ये याद रखें, काल बुशबी अभी भी चल रहा है। बेशक दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन एक इंसान के इरादे के सामने छोटी पड़ सकती है। एक मौके पर काल का कहना था, जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।